हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आतिफ। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन कवर करने वाले हैं। द लास्ट लेसन चैप्टर की लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, मतलब कि द लास्ट लेसन जो आपका पहला चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कवर कर रहे होंगे। ठीक है, द लास्ट लेसन चैप्टर जो आपका है ये लिखा गया है अल्फोंस डॉडेट। ये क्या थे? एक फ्रेंच के नोवेलिस्ट थे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इन्होंने इस चैप्टर को क्यों लिखा है? ठीक है, अल्फोंस डॉडेट ये कौन है? ऑथर है जो इस चैप्टर को लिख रहे हैं। ठीक है, लिखे हुए हैं। ठीक है, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंचो प्रूसियन वॉर। ठीक है, जब फ्रांस और प्रसिया का वार चल रहा था उस समय की ये स्टोरी है। ठीक है, 1870-1871 के बीच की। ठीक है, ये स्टोरी कब की है? यहाँ पर आइडिया लग गया होगा। द लास्ट लेसन स्टोरी जो है ये फ्रांस और प्रसिया का जब वार चल रहा था उस समय की स्टोरी है। ठीक है, अब ऑथर को फ्रांस और प्रसिया का वार चल रहा था तो उसमें इनको स्टोरी लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कुछ तो अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, कुछ जानकारी के लिए, आपको जानने के लिए चीज़ होगी, इसीलिए उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये पूरी स्टोरी किस लिए थी और इसकी पूरी थीम क्या थी। हम लोग आखिरी में इसकी थीम भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये फ्रांस प्रसिया का वार चल रहा है उस समय की ये स्टोरी है। इन विच, जिसमें फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रसिया। फ्रांस क्या है? डिफीटेड, यानी फ्रांस पर अब रसिया का कब्जा हो गया है। लेड बाय बिस्मार्क। प्रसिया कौन था? जो कि ओटमन एम्पायर के द्वारा क्या कहते हैं, लेड किया जा रहा था। अब प्रसिया जो है, प्रसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ। तब जो प्रसिया था, आज के समय की अगर बात करें तो जो ये जर्मनी, पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया का जो ये पार्ट है, यही क्या था? यही मिलके प्रसिया बना था। ठीक है, किसका किसका? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का पार्ट जो था वही हमारा क्या था? ये पूरा प्रसिया था। ठीक है, ये क्या कर लिए थे? फ्रांस पर इनका कब्जा हो चुका था। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में, मतलब जो अभी की हम स्टोरी पढ़ने चल रहे हैं, इसमें जो है फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। फ्रांस के वो 2 डिस्ट्रिक्ट क्या हैं जहाँ पर इनका कब्जा हुआ था? एल्सेस एंड लॉरेन। ये 2 यही डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर क्या था? हैव पास्ड इनटू प्रसियन हैंड, जो कि अब प्रसिया के कब्जे में आ गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रसिया और फ्रांस का युद्ध चल रहा है। ठीक है, 1870-71 की बात है। ठीक है, फ्रांस जो है वो प्रसिया के कब्जे में आ चुका है। प्रसिया क्या है? आज के समय की अगर बात करें तो जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट मिलके प्रसिया बनता था। ठीक है, तो इस स्टोरी में हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं फ्रांस के जो कि प्रसिया के हैंड में है, एल्सेस एंड लॉरेन। इन 2 डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। मतलब कि इस स्टोरी को पढ़कर आप पता कीजिए कि इस युद्ध से, इस वॉर से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्कूल पर। ठीक है, कहाँ पर? स्कूल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस स्टोरी को पढ़ के हमें वही चीज़ बताना है। ठीक है, तो समझ में आई स्टोरी किस चीज़ पे है और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। अभी नहीं, पूरी स्टोरी जब आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ इस स्टोरी में क्या था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी अपनी। सबसे पहले सो फ्रेंड्स, स्टोरी को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला है फ्रांज, जो कि एक स्टूडेंट है जो स्कूल जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर स्टोरी में होने वाला है। स्टार्टिंग से लेकर पूरे स्टोरी के एंड तक हम लोग फ्रांज के बारे में ही देखेंगे। फ्रांज और उसके साथ साथ एम हैमेल ये फ्रांस के स्कूल के टीचर हैं जो कि फ्रेंच पढ़ाते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये 2 मेन कैरेक्टर इस पूरी स्टोरी में है जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भी 1-2 लोग आते हैं बीच में। ठीक है, उनके बारे में हम स्टोरी में पढ़ते समय देख लेंगे वो 2 लोग कौन थे, 1-2 लोग। बाकी जो पूरी स्टोरी में हमको देखने को मिलेंगे वो थे फ्रांज, एक स्टूडेंट जो कि स्कूल जा रहा होता है, और एम हैमेल उसके फ्रेंच के टीचर थे जो कि स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे होते हैं। और ये एम हैमेल जो टीचर थे इसके 40 साल से स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. मतलब यहाँ पर आई जो है ये फ्रांज है। ठीक है, आई कौन है? फ्रांज अपने बारे में बता रहा है कि मैं जो है आज स्कूल के लिए लेट हो चुका था। ठीक है, और मुझे डर भी लग रहा था
बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। स्पेशली मतलब खास करके मुझे डर जो है एम हेमल सर से लग रहा था कि वो मुझे डांटेंगे आज, क्योंकि उन्होंने मुझसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने को बोला है, पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछने को कहा है, और मैं पार्टिसिपल्स के बारे में एक भी वर्ड नहीं जानता, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कि वो आज मुझे डांटेंगे। ठीक है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. मतलब कुछ समय के लिए, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए मैं सोचा कि आज जो है बाहर चला जाता हूँ और बाहर ही अपना टाइम व्यतीत यानी टाइम स्पेंड करता हूँ, टाइम व्यस्त का बाहर ही मज़े लेकर टाइम अपना निकाल देता हूँ। और आज का मौसम जो था वो कितना वार्म था, कितना चमकीला था। ठीक है। सो ब्राइट, कितना चमकीला था। जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही होती हैं। कहाँ पर? वुड्स का मतलब यहाँ पर है जंगल के एज यानी किनारे, जंगल के किनारे चिड़िया, जंगल के जो बाहर हैं चिड़िया चहचहा रही होती हैं, जंगल के बाहर चिड़िया चहचहा रही होती हैं। कितना ब्राइट सा मौसम हो रहा होता है। एंड इन द ओपन फील्ड, और ओपन फील्ड में, खुले हुए मैदान में, बैक टू द सॉमील ऑफ प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ठीक है। क्या कह रहा है? इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमील द प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो जो पीछे मैदान के पीछे प्रसियन के सोल्जर हैं वो ड्रिल कर रहे होते हैं। यहाँ पर ड्रिल का मतलब है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कहाँ पर? सॉमिल के पीछे। तो यहाँ पर प्रसियन सोल्जर जब यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर अब किसका कब्जा हो चुका है? फ्रांस का, प्रसिया का, क्योंकि प्रसिया के सोल्जर कहाँ पर हैं? इनके शहर में हैं, इनके सिटी में हैं। तो इससे पता चल जाता है हम लोग को कि प्रसिया का यहाँ पर कब्जा हो चुका है, तो वो लोग वहाँ पर ड्रिल कर रहे होते हैं। ठीक है। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. मतलब ये कह रहा है कि ये सब कुछ जो था ये मुझे अच्छा लग रहा था। टेम्पटिंग मतलब होता है कि एक ज़्यादा अट्रैक्टिव था, ज़्यादा अच्छा लग रहा था उस पार्टिसिपल पर क्वेश्चन बताने के, मतलब पार्टिसिपल्स पर मैं क्वेश्चन बताऊं सर को, उससे ज़्यादा ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी। तो इसलिए ये सोच रहा था कि यहाँ पर मैं आज बाहर बंक मार देता हूँ, स्कूल ना जाता हूँ। ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं बंक मार देना। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, मेरे अंदर वो कैपेसिटी थी कि मैं सब चीज़ अपने आप को रोक पाया। मतलब बाहर जाने से, इन सब चीज़ों को देखने के बावजूद मैं अपने आप को रोक पाया। ठीक है। वो मेरे अंदर कैपेसिटी थी और मैं कहाँ गया? जल्दी से स्कूल के लिए निकल पड़ा। ठीक है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The last of battles, the draft, the order of commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मैं पास हो रहा था टाउन हॉल से, ये टाउन हॉल कहाँ था? ये टाउन हॉल एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है इनकी। ठीक है। वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर इनकी सारी न्यूज़ आती थी। फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी वो सब यहाँ आती थी। ये बता रहे हैं जैसे लास्ट ऑफ बैटल, जंग को हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो भी रहता था। ठीक है। तो वो सब चीज़ें पिछले 2 सालों से सारी खबर यहीं पर, सारी बुरी खबर जितनी थी यहीं आ रही थी। तो मैं क्या सोचता हूँ? मैं आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से सोचता हूँ, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रोके अपने आप को मैं सोचता हूँ आज क्या मैटर हुआ है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ? अब क्या, मतलब अब क्या न्यूज़ आई है? बिना रुके ये चीज़ मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ। उसके बाद क्या होता है? देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast bub, you will get to your school in plenty of time. अब मैं अपने आप को रोका नहीं, बस इतना सोचा कि बिना रुके सोचा कि क्या मैटर आज है। ठीक है। उसके बाद मैं तेज़ी से, जितना तेज़ मैं दौड़ सकता था, जितनी जल्दी मैं जा सकता था उतनी जल्दी मैं जा रहा था। इतने में एक ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं? ठीक है। यहाँ पर ब्लैक स्मिथ कौन है? लोहार। ठीक है। तो उसका नाम क्या था? ब्लैक स्मिथ वॉचर, उसका नाम था वॉचर। ठीक है।
हु वॉज देयर, जो वहाँ खड़ा हुआ था, विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है जिन उनके साथ था, जो उनसे सीख रहा होता है चीज़ों को। अभी अभी उनको, जैसे कोई होता नहीं है कि किसी के साथ जुड़ जाता है कि ताकि वो सीख ले उस काम को, तो वैसे ही वो अभी सीख रहा होता है। अप्रेंटिस उसको बोलते हैं, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो उनके साथ था, वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो वो दोनों क्या कर रहे थे, बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद वो जब मुझे देखता है तो बोलता है कि इतना तेज मत जाओ लड़के, तुम अपने स्कूल को पा जाओगे, अभी पर्याप्त समय है, ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, आप अपने स्कूल को पा जाओगे, इतना तेज मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैं सोचा कि ये मेरा मजाक बना रहे हैं। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, मैं भागते भागते इतना सोचा कि ये शायद ये मेरा मजाक बना रहे हैं। उसके बाद मैं भागते भागते कहाँ पहुँच गया, अब मैं एम हैमेल के ग्राउंड पर पहुँच चुका था, जो उनका छोटा सा ग्राउंड था। और जो है मेरी सांस फूल रही थी, ब्रीथ ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस फूल रही थी। मैं दौड़ते भागते गए थे ये, क्योंकि इनको लग रहा था टाइम ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब कह रहे हैं, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotions to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। मतलब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जब भी यूजुअली मतलब ज़्यादातर जब भी मैं स्कूल आता था, स्कूल जब ओपन होता था तो बहुत शोर शराबा हुआ करता था, ठीक है, काफ़ी दूर तक जो है इसकी आवाज़ जा रही होती है कि स्कूल चालू हो गया है गलियों में, ठीक है। जैसे कि कैसी आवाज़ें जाती थी, बता रहे हैं कि जो है बेंच डेस्क जो है वो खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, ठीक है। लेसन यानी पढ़ाया जा रहा है किसी चीज़ को, तो बच्चे पढ़ रहे हैं साथ साथ में, जैसे रीडिंग हो रही है तो बच्चे साथ साथ में रीडिंग कर रहे हैं तो लाउडली, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ तक, गलियों तक आवाज़ जाती थी, सब कुछ सुना जा सकता था। अपने कानों को बंद, विथ आवर हैंड्स ओवर द ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, कानों पर हाथ रखना पड़ता था ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कानों पर, दोनों कानों पर हाथ रख दें ताकि अच्छे से समझ में आए, इतनी आवाज़ होती थी, ठीक है। एंड टीचर्स, जो टीचर्स होते थे वो अपनी स्टिक के साथ टेबल पर पटक रहे होते हैं। रैप मतलब क्या होता है, थपथपाना, टेबल पर थपथपा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, ठीक है, अब जैसा भी है ठीक है। तो आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मतलब कह रहा है कि मैं जो है सोचा था, क्या सोचा था कि उस जो शोर शराबा होता है, उसी शोर शराबे के बीच में मैं जाऊंगा, चुपके से अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा, ठीक है। शोर शराबे पर क्या था ये, आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन मतलब कि मैं शोर शराबे पर डिपेंड था कि जाऊंगा चुपके से जाके उसी शोर शराबे के बीच से निकल के डेस्क पर जो है जाके बैठ जाऊंगा सीट पर अपनी, कोई मुझे देख नहीं पाएगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट, लेकिन आज तो कुछ अलग ही माहौल था। ऐसा था एज संडे मॉर्निंग, आज तो सब कुछ एकदम शांत माहौल था। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि आज संडे की सुबह हो। थ्रू द विंडो के थ्रू मतलब बाहर खिड़की से, आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्रिक्टेंट आई वॉज। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अभी समझ में आया ना कि ये सोच रहे थे क्या सब कुछ वैसा शोर शराबा होगा, उसी शोर शराबे के बीच से मैं निकल के जाके अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा, कोई मुझे जान नहीं पाएगा, कोई मतलब समझ नहीं पाएगा मैं आ गया, ठीक है। लेकिन आज तो सब कुछ अलग था, एकदम संडे की मॉर्निंग जैसा था। तो जब ये विंडो से देखते हैं अपने, तो इनका क्लासमेट जो है अपनी प्लेस पर बैठा हुआ दिखता है। एम हैमेल जो इनके टीचर होते हैं वो इधर उधर क्लास में ऊपर नीचे ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है। और वो क्या लिए होते हैं, अपनी आयरन की रूल, जो वो स्टिक मतलब आयरन की स्टिक लिए रहते थे, वो लिए रहते हैं कहाँ पर, अपने आर्म के बगल दबाए हुए से लिए रहते हैं। और उसके बाद ये क्या कहते हैं, आई हैड ओपन द डोर, मैं दरवाजे को खोलता हूँ, एंड गो बिफोर एवरीबडी, मतलब अंदर चला जाता हूँ कि उससे पहले कोई जान पाए, मैं अंदर चला जाता हूँ और अपनी डेस्क पर जाके जहाँ पर भी वो बैठ जाते हैं। यू कैन इमेजिन, आप मतलब सोच सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना मैं शर्मिंदा था और
फ्रिक्टेंट मतलब डरा हुआ था, ठीक है। हाउ फ्रिक्टेंट, कितना मैं शर्मिंदा और डरा हुआ था, आप ये इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांज, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। लेकिन कुछ होता नहीं है। एम हेमल सर ने मुझे देखा, ठीक है, एम हेमल ने मुझे देखा और उन्होंने वेरी काइंडली मतलब बड़ी ही प्यार से उन्होंने मुझे कहा, जल्दी से जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ, हाँ हम लोग जो है तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, ठीक है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled, मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच से कूदा, एंड सेट डाउन माई डेस्क, और डेस्क पर जाके बैठ गया, ठीक है। नॉट टिल देन, तब तक, ठीक है। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरा डर कम हुआ थोड़ा सा, ठीक है, मैं बैठ गया। उसके बाद जब मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ तो मैंने देखा कि मेरे जो टीचर हैं एम हेमल हैं, उन्होंने एक ग्रीन कोट यानी ग्रीन कोट पहनी हुई है। हिज फ्रिल्ड, क्या है, हिज फ्रिल्ड शर्ट, ठीक है, फ्रिल मतलब एक डिज़ाइन की हुई ऐसी ही शर्ट है। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एक छोटी सी ब्लैक सिल्क कलर की कैप है। एंड एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब क्या होता है कि कढ़ाई की हुई है, जो उन्होंने पहनी है कैप वो थोड़ा सा सिल्क कलर की ऐसी है, उस पर कढ़ाई की हुई है। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहनी हुई है। क्या क्या पहना एक बार फिर से देख लीजिए। एक ग्रीन कोट उन्होंने पहना था, हिज फ्रिल्ड शर्ट, एक डिज़ाइन की हुई एक फ्रिल्ड शर्ट थी, और एक लिटिल ब्लैक सिल्क कैप थी, जो कि जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है कि कढ़ाई की हुई होती है, ठीक है। दैट डे ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, आज के दिन ये सारी चीज़ें पहनी हुई थी इन्होंने, लेकिन ये सारी चीज़ वो जो है किसी इंस्पेक्शन यानी किसी स्पेशल दिन पहनते थे या प्राइज डेज होता था तब ये पहनते थे, ठीक है। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, लेकिन आज स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, बड़ा अजीब सा पूरा स्कूल मुझे लग रहा था। सीम्ड मतलब लग रहा था, बट सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी। तो पहले इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जब अपने टीचर को नोटिस किया, एम हेमल को जब इन्होंने देखा तो वो ये सारी चीज़ें पहने हुए थे। क्या क्या चीज़ जो पहने थे वो सब स्पेशल दिन, इंस्पेक्शन या कोई प्राइज डे होता है तो उन दिनों पर पहनते थे, लेकिन ये तो आज पहन कर आए थे, ठीक है, ये पहने हुए थे आज के दिन भी। और जो पूरा स्कूल था ना वो बड़ा ही अजीब सा मुझे लग रहा था, ठीक है। बट द थिंग that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the villages people sitting quietly like ourselves, our old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, ठीक है, and several other besides. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge and he held it open on his knees with his great spectacles lying across on the pages, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि बड़ा अजीब सा स्कूल लग रहा था, इन्होंने बताया, ठीक है, लेकिन मुझे तब सारी चीज़ें मतलब तब मैं सरप्राइज़ हो गया जब मैंने पीछे देखा, अपने जो बैक बेंचेस थी वहाँ पर हमारे गांव के जो लोग थे वो बैठे हुए थे, जो कि ज़्यादातर हम मतलब खाली रहती थी वो बेंचेस, लेकिन आज तो वहाँ पर गांव के लोग बैठे हुए थे और वो भी बिल्कुल शांत थे हमारी तरह, ठीक है। ओल्ड हाउज़र, जो एक हाउज़र थे, इनका नाम है, वो क्या थे, थ्री कॉर्नर्ड हैट, एक 3 कोने की हैट पहने हुए थे। फॉर्मर मायोर, जो हमारे गांव के पुराने एक मायोर थे, और पोस्ट मास्टर जो पुराने थे, पिछले पोस्ट मास्टर जो थे वो सब कहाँ पर बैठे थे, पीछे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब एकदम दुखी दिख रहे थे। हाउज़र जो हैं वो ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर लिए हुए बैठे होते हैं, जो प्राइमर के कोनों पर, एज पर यानी थम्ड हो चुका होता है। थम्ड मतलब स्मूथ था, ऐसे ही वो पेज था तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पर वो सीधा नहीं होता है, यहाँ पर एकदम स्मूथ हो चुका होता है, निकल चुका होता है कह सकते हैं, ठीक है। स्मूथ मतलब एकदम जैसे पढ़ उठा हुआ हो उस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। कहाँ पर, कोनों पर पेज के, वो बड़ी पुरानी बुक लग रही होती है, ठीक है। उसको कहाँ पर, वो अपने नीज यानी अपने घुटनों के ऊपर खोल कर रखे हुए होते हैं और उसके पेज के ऊपर अपना ये
स्पेक्टल्स मतलब अपना जो चश्मा था उसको रखे होते हैं, ठीक है, पेजेस पर। While I was wondering about it all, A.M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes from tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." ये चीज़ जो उन्होंने बोला, ये तो मुझे सुनकर बड़ा ही सरप्राइज़ और बड़ा ही अजीब सा लगने लगा। क्या कहा उन्होंने अपने मतलब एम हेमेल ने उसी टोन में जिस टोन में वो हम लोगों से बात करते हैं, ग्रेव एंड जेंटल, उसी सेम टोन में वो बोलते हैं कि मेरे बच्चों, माय चिल्ड्रंस, मेरे बच्चों, ये जो है आज फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि ऑर्डर बर्लिन से आया है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, एल्सेस और लॉरेन के। एल्सेस और लॉरेन क्या है? ये फ्रेंच का सिटी है, ठीक है, फ्रेंच की ये सिटीज़ हैं जो भी हैं, तो वहाँ के स्कूलों में जो है सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ऑर्डर आया है बर्लिन से, तो ये फ्रेंच का आपका लास्ट लेसन है आज। कल से आपके नए मास्टर जो आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे, तो आज ये लास्ट है, तो आज बड़े ही ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। What a thunderclap these words were to me on the wretches. That was what they had put up at the town hall. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वॉट ए थंडर क्लैप, मतलब बड़ा ही शॉकिंग लगा मुझे। ये जो वर्ड्स थे ये बड़े ही शॉकिंग लगे मेरे लिए, और मुझे तब रियलाइज़ हुआ, तब समझ में आया कि वो जो सब लोग बर्लिन वहाँ पर टाउन हॉल के पास इकट्ठा होकर बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ देख रहे थे, वो यही न्यूज़ थी कि अब सिर्फ़ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है, यही चीज़ ये बताता है फ्रेंच। तो उसके बाद ये कहता है मुझे अब रियलाइज़ हुआ, और ये वर्ड्स उसके लिए कैसे लगे जो उन्होंने एम हेमेल ने लगाया, बताया इनको कि अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो ये सुनकर कहता है कि मुझे बड़ा ही शॉकिंग लगा ये वर्ड सुनकर। तो कितना मतलब अजीब लगता है कि अगर कोई कहे कि अब जो आपकी मातृभाषा है उसी को मतलब छीन ली जाए आपसे, तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो उस तरीके से इनको यहाँ पर महसूस हो रहा है। एक बार आप लोग सोच कर देखिए, अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हम लोग बोलते हैं, कोई ऐसे ही बोल देंगे मतलब अब हिंदी बोली ही नहीं जाएगी, तो कैसा लगेगा। उस तरीके से यहाँ पर हुआ है चीज़ें, ठीक है। तो इनसे इनकी जो है मातृभाषा, इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो ले ली गई है, अब सिर्फ और सिर्फ इनको जर्मन बोलना है, ठीक है। उसके बाद कहता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स eggs or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friend now that I could not give up, and am Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मतलब यहाँ पर एम हेमेल क्या बताते हैं कि ये हम लोग का जो है फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मुझे तो अभी अच्छे से लिखना हम मतलब पढ़ना भी नहीं आता था, मैंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। हाउ आई मस्ट स्टॉप देयर देन, मतलब ये कहते हैं कि मैंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की, मैंने कभी लिखने की, अभी तो मैं फ्रेंच लिख ही नहीं पाता हूँ, और अपने आप से मतलब दुखी होते हैं। वो हाउ सॉरी, मतलब आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने आप को बोलते हैं कि सॉरी मैंने इस चीज़ों को पढ़ा नहीं, और शायद वो जो मैं अंडे चुराने के लिए जाता था बर्ड्स के, ठीक है, बर्ड्स स्लीकिंग बर्ड्स मतलब अंडे चुराने के लिए एग्स को, ठीक है, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पे स्लाइड करने चला जाता था, वो सब मैंने काश ना किया होता, उसके बजाय पढ़ लिया होता। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच आ नॉइजेंस मतलब हो रहा है कि मतलब मुझे बहुत भार लगती थी सारी बुकें, ठीक है। सो हैवी टू कैरी, भारी होती थी ले जाने में, ले आने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मेरी ग्रामर की जो बुक है, मेरी हिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, ठीक है, ये सब मतलब मेरे अब ओल्ड फ्रेंड्स जैसे हो चुके हैं, पुराने दोस्त जैसे हो चुके हैं। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जो कि मैं इन्हें कभी भूल नहीं सकता, ठीक है।
द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। अब मतलब मेरे दिमाग में वो जो आइडिया चलने लगा था, मेरे दिमाग में चीज़ें आने लगी थी कि ये सारी चीज़ें चल रही थी कि अब एम हेमेल सर हैं, इनको भी मैं अब कभी नहीं देख पाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं और मैं जो है सब कुछ भुला देता हूँ। सब कुछ मतलब एम हेमेल सर का वो जो क्रैंकी सा, एक इरिटेबल सा बिहेवियर लग रहा था पहले, और उनका जो वो रूलर, जो वो स्टिक लिए होते हैं अपने आर्म के बगल एक, ठीक है, वो भी मैं सब फॉरगेट, सब भुला के बस एम हेमेल के बारे में और ये अपने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सोच रहा होता हूँ। ठीक है, पुअर मैन यहाँ पर एम हेमेल सर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब उनके लिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है। पुअर मैन, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes and now I understood। और इन्हें अब समझ में आता है कि ये जो एम हेमेल सर हैं इसीलिए जो है नया कपड़ा ये जो पहन के आए हैं, इसीलिए पहन के आए हैं क्योंकि आज ये हमारा लास्ट लेसन होने वाला है। अब ये समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं वाई द ओल्ड मैन ऑन ऑफ द विलेजेस वर सिटिंग देयर। ये ओल्ड मैन जो है, ये लोग पीछे क्यों बैठे हैं, बैक ऑन द रूम ऑफ द रूम के पीछे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ये सब भी दुखी हैं, ये सब क्यों बैठे हैं पीछे। अब इनको समझ में आता है कि ये सब भी दुखी हैं कि ये जो है स्कूल नहीं गए, उसके लिए सब दुखी हैं। इट वॉज देयर way to thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing the respect for the country that was there no more। और ये मतलब ये हम सब का बता रहे हैं कि तरीका है अपने मास्टर को, अपने ये जो एम हेमेल है जो 40 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्कूल में यहाँ पढ़ा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज, इनको जो है थैंकफुल करना। अपने लैंग्वेज छिन गई है तो उसके लिए अपनी कंट्री को, अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना, इस तरीके से हमारा ये मतलब बता रहे हैं कि इसी तरह से हम अपनी मास्टर को थैंक कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं पीछे बैठकर शांति से। ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि ये इनका तरीका है थैंक करने का। ठीक है, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, इट वॉज माई टर्न टू रिसीट मतलब क्या कह रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा होता हूँ कि इतने में जो है मेरा नाम बुलाया जाता है। एम हेमेल सर इनका नाम बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब मेरी बारी आई थी। किसमें, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल्दो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिस्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग on to my desk, my heart beating and not daring to look up। मतलब बता रहे हैं कि अब मैं ये सारी चीज़ें तो अभी तक सोच रहे थे कि किस तरीके से लग रहा था इनको, इतने में इनका नाम बुलाया जाता है, वो पार्टिसिपल्स जो इनको टॉपिक दिया होता है उस पर बोलने के लिए। लेकिन ये कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। ठीक है, मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ नहीं आता था और काश ऐसा होता कि मैं खड़ा होता, जल्दी जल्दी पूरा सारी चीज़ें क्लियरली बोल पाता बिना एक मिस्टेक के। ठीक है, लेकिन मिक्सड अप, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड। मैं पहले ही वर्ड में जो है सब कुछ भूल गया, पहले ही वर्ड में मुझे कुछ नहीं आता था। बता रहे हैं मैं अपनी डेस्क को ऐसे होल्ड किए हुए, हाथ को अपने डेस्क पर रखे हुए ऐसे खड़ा था, मेरा हार्ट जो है बीट कर रहा था, जो मतलब नर्वस थे ये, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और मैं एम हेमेल के नज़रों में, या कह सकते हैं ऊपर, मैं देख नहीं पाया। ठीक है, इतनी मेरे के अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख पाऊँ। I heard M. Hamel says to me, I won't scold you, little Franz। मैं तुम्हें scold मतलब क्या होता है, मतलब कि आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। ये एम हेमेल को कहते हुए मैं सुना कि वो बोलते हैं आज मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रांज। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको खुद से मतलब बुरा फील हो रहा होगा, तुमको खुद बुरा फील होना चाहिए। सी हाउ इट इज़, ये सब कुछ कैसा है। एवरी डे, हर एक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम लोग खुद से कहते थे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देख सकते हो तुम कि हम लोग कहाँ पर आके पहुँच चुके हैं। ठीक है, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेज, she puts off learning till tomorrow। Now those fellows out there will have the right to say to you how is it you pretend
to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little Franz. We have all a great deal to reproach ourselves with. यहाँ पर ये क्या बताते हैं कि मतलब इसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, हमारी भी गलती है कि हम लोग टरका देते थे कि कल सीखेंगे, और आज देख सकते हो किस तरीके से अल्सेस के साथ ग्रेट ट्रेवल विथ अल्सेस, मतलब किस तरीके से मुसीबत आ चुकी है, हम लोग कहाँ पर पहुँच चुके हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये जो हम कल सीखेंगे ये करते हुए हम लोग आ रहे थे, और आज देखो फिर कहाँ पर हम लोग आके पहुँच चुके हैं, कितनी बड़ी मुसीबत हमारे शहर पर आ चुकी है कि अब हम लोग अपनी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख सकते। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट से टू यू, अब जो बाहर से लोग आएंगे, ठीक है, उनके पास ये अधिकार होगा, वो कह पाएंगे कि तुम अपने आप को कैसे फ्रेंच कहते हो, ठीक है, ना तो तुम फ्रेंच लिख सकते हो, कैसे फ्रेंच मैन कहते हो, कैसे फ्रांस के नागरिक कहते हो, ना तो तुम फ्रांस को लिख सकते हो फ्रेंच को, ना तो तुम फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, तो किस तरीके से तुम फ्रेंच हो वो लोग कह सकते हैं, ठीक है, बाहर के लोग जो आएंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर, तुम सबसे खराब नहीं हो, ठीक है, तुम सबसे बुरे नहीं हो फ्रांच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, ये हम सभी की खुद की कमी है जो हम लोग आज यहाँ पर आके पहुँचे हैं। विद दिस वी कम टू टिल हियर ऑफ दिस स्टोरी, तो दोस्तों हम लोगों ने इस स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया है। अब आगे की स्टोरी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है, अगले पार्ट में। सो हम लोगों ने यहाँ तक की स्टोरी को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ी, यहाँ चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर यहाँ पर स्टार्ट किया हम लोगों ने चीज़ों को, किस तरीके से फ्रांस अपने स्कूल जाता है, ठीक है, आज वो डरा हुआ था, उसके हेमेल सर जो हैं पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछने को बोले थे। उसके बाद वो जाता है स्कूल, तो क्या देखता है, बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ आई होती है, सब वहाँ इकट्ठा हुए होते हैं। एक उनको ब्लैक स्मिथ वॉचर दिखता है, जिसका क्या नाम था, वॉचर दिखता है, ब्लैक स्मिथ लोहार था, उसका नाम वॉचर था, वो दिखता है। तो वो कहता है स्कूल बहुत ज़्यादा तेज़ मत जाओ, बहुत पर्याप्त समय है, आप स्कूल पहुँच जाओगे टाइम से। तो मैं जब स्कूल के ग्राउंड में पहुँचता हूँ, ठीक है, तो देखता हूँ आज मतलब डेली तो कैसा रहता है स्कूल, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, ठीक है, लेकिन आज सब कुछ एकदम शांत होता है, ठीक है, सब कुछ शांत माहौल था। उसके बाद मैं जब अंदर जाता हूँ तो अपने हेमेल सर को नोटिस करता हूँ कि वो आज ग्रीन कोट पहने हुए हैं, मतलब फ्रिल्ड शर्ट है, उनकी डिज़ाइन की हुई एक शर्ट है, लिटिल छोटी सी ब्लैक कैप लगाए हुए, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब उनके कैप जो है उनकी उस पर कढ़ाई की हुई है, ठीक है। वो ये कपड़े तो किसी प्राइज डेज पर या किसी स्पेशल दिनों पर पहनते हैं, लेकिन आज ये पहन कर आए हैं। उसके बाद मैं तब सरप्राइज़ और ज़्यादा हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि पीछे जो है गांव के लोग आकर बैठे हुए हैं। और कौन कौन था गांव का, फॉर्मर मायोर, पुराने जो हमारे मायोर थे गांव के, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराने पोस्ट मास्टर थे, पिछले पोस्ट मास्टर वो थे, ठीक है, और हाउज़र थे, वो अपनी एक ओल्ड प्राइमर लिए हुए बैठे थे, अपने घुटनों पर खोल के रखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद ये हेमेल सर जो हैं बताते हैं इन लोग को कि आज हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में जो है सिर्फ अब जर्मन बोली जाएगी, ऐसा बर्लिन का ऑर्डर आया है, उसके अकॉर्डिंग अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, और कल से आपके नए टीचर आएंगे, ये सब बताते हैं। तो इसके बाद कहता है व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये सब सुनने के बाद कहता है कि मतलब ये वर्ड्स जो उनके थे मेरे लिए बड़े ही शॉकिंग थे, कितना मतलब अजीब सा लग रहा था। वो सोचने लगता है कि जब मैं बुलेटिन बोर्ड से होकर आ रहा था तो शायद वहाँ टाउन हॉल से होकर आ रहा था, तो वो जो बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ आई थी वो शायद यही न्यूज़ थी, यहाँ पर ये सोचने लगता है। उसके बाद बताते हैं अपनी बुक्स के बारे में सोचने लगते हैं कि काश मैं वो अंडे चुराने जो चला जाता था वो ना किया होता, काश मैं वो स्लाइडिंग करने सार पर ना जाता तो पढ़ लेता उसके बजाय, लेकिन अब तो मुझे मतलब मैं ना लिखना जानता हूँ सही से, ना मैंने कभी सीखने की कोशिश ही की, ठीक है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी भी पढ़ा नहीं, मुझे और पढ़ना चाहिए था, ये बताते हैं खुद से बोलते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि ये जो बुक्स हैं कि ये सब मतलब मेरी एक ओल्ड फ्रेंड जैसी हो जाएंगी, ग्रामर की बुक, हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये तो अब ओल्ड फ्रेंड या पुराने दोस्त जैसे हो गए, और मैं इन सभी को कभी भूलूंगा नहीं।
और उसके बाद एम हेमेल सर, वो एम हेमेल सर के बारे में कहते हैं कि ये इनको मैं कभी अब देख नहीं पाऊँगा, ठीक है। वो इनका क्रैंकी बिहेवियर, जो इनका इरिटेटेड बिहेवियर था, उनकी जो रूलर थी, उस चीज़ को ये भुला देते हैं। कहते हैं उन चीज़ों को भुला कर बस मैं मतलब इनकी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देकर बोलते हैं कि ये कितने मतलब अच्छे थे, इस सब चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद कहते हैं अब मुझे समझ में आया ये पीछे जो लोग बैठे हैं क्यों बैठे हैं, ठीक है। ये तरीका है हम लोग का थैंकफुल करने का, ये जो 40 साल से हमारे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, हमारे एम हेमेल सर यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज सिखा रहे हैं। इनको रिस्पेक्ट देना, इनको थैंकफुल करना, हमारी कंट्री को, हमारी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करने के लिए इस तरीके से कुछ हम लोग थे यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसके बाद बताते हैं कि मेरा नाम आता है, पार्टिसिपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कुछ भी नहीं बता पाता हूँ उसके बारे में। और एम हेमेल सर कहते हैं कि मैं आज तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की गलती नहीं, ये हम सब की गलती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक की स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई, कोई गलती कहीं पर, कुछ आपका सजेशन, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, आज की इस स्टोरी को यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।